Hello everyone, welcome to Krishna Coaching Center and we are going to continue our history class 11 chapter 11 and यहाँ पे हम देख चुके थे कि किस तरीके से जो गुइमिंदांग्स थे वो कम्युनिस्ट को का पीछा कर रहे थे, उनको ख़त्म करना चाह रहे थे और जो गुमांदिंग ब्लॉकेड ऑफ कम्युनिस्ट सोवियत उन्होंने फोर्स कर दिया जो कम्युनिस्ट पार्टी थी कि वो किसी और बेस में चले जाएं, जिसकी वजह से उनको एक लॉन्ग जर्नी कवर करनी पड़ी थी, लगभग 600 डिफ़िकल्ट माइल्स की। और वो कहाँ पहुँचे? वो सांक्षी पहुँचे। इन्होंने कुछ बेसिस बनाए यानान के अंदर। दे फर्दर डेवलप देयर प्रोग्राम टू एंड द वॉरलॉर्डिज्म। उन्होंने वॉरलॉर्डिज्म को ख़त्म करने की कोशिश करी, नए लैंड रिफॉर्म्स कैरी आउट करने की कोशिश करी, फॉरेन इम्पेरियलिज्म को फाइट करने का कोशिश किया। अब जिसकी वजह से वो धीरे धीरे और लोगों की नज़रों में अच्छे होते गए। जब आउटसाइड में वॉर चल रहा था तो जो कम्युनिस्ट पार्टी थी और गोमिंदांग थे, इन्होंने एक साथ वर्क किया, बट बाद में इनकी ही आपस में लड़ाई हो गई थी और गोमिंदांग डिफीट हो गए। कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो पावर में आ जाती है। देखिए ये फोटो डिपिक्ट कर रही है कि किस तरीके से जो सोल्जर्स थे ऑन द लॉन्ग मार्च और रिक्लेम कर रहे हैं वेस्ट लैंड को। अब स्टैब्लिशिंग न्यू डेमोक्रेसी 1949 टू 65 के आसपास जो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना गवर्नमेंट है वो स्टैब्लिश होती है 1949 के अंदर। ये बेस्ड थी न्यू डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल पर, अनलाइक द डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटेरिएट। अब प्रोलिटेरिएट जो टर्म है कार्ल मार्क्स यूज़ करा करते थे इसको, ये उन लोगों के लिए यूज़ किया करते थे जो उनके पास बहुत सारा पावर है, पैसा है और वो वर्किंग क्लास को दबाते थे। बट उन्होंने क्या बोला था कि धीरे धीरे जो वर्किंग क्लास है एक दिन इतना ज़्यादा परेशान हो जाएगी उनसे कि वो विद्रोह कर देंगे और विद्रोह करने के बाद जो रूल होगा वो वर्किंग क्लास का होगा। अब जो उनका थॉट था वो सोशलिस्ट टाइप का था, जैसे कि सोवियत यूनियन स्टैब्लिश हुआ था उस टाइप से कि जो क्रिटिकल एरियाज ऑफ इकोनॉमी थे वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में रखे, प्राइवेट एंटरप्राइज प्राइवेट ओनरशिप लैंड जो थी वो एंड हो गई। ये प्रोग्राम लास्ट होता है टिल 1953 जब गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड दैट इट वुड लॉन्च अ प्रोग्राम ऑफ सोशलिस्ट ट्रांसफॉर्मेशन। अब गवर्नमेंट ने क्या अनाउंस कर दिया कि वो एक सोशलिस्ट ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएंगे। ग्रेट लीप फॉरवर्ड मूवमेंट लॉन्च हुआ 1958 के अंदर। अब इसके अंदर जो पॉलिसी थी वो क्या कह रही थी? गैल्वेनाइज द कंट्री इनटू इंडस्ट्रियलाइज रैपिडली, यानी कि पूरी कंट्री को बहुत जल्दी से इंडस्ट्रियलाइज करना। पीपल एनकरेज हुए टू सेट अप स्टील फर्नेसेस इन द बैकयार्ड। जो सारे लोग थे वो स्टील फर्नेसेस बैकयार्ड्स में लगा रहे थे। इन द रूरल एरियाज जो पीपल कम्यून थे, जो पीपल का ग्रुप था, वेयर लैंड वुड बी कलेक्टिवली ओन्ड एंड कल्टिवेटर वर स्टार्टेड। ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती है। बाय 1958 देयर वर 26,000 कम्यून्स जो कि कवर कर रहे थे 98% ऑफ फार्म पॉपुलेशन, वेयर लैंड वुड बी कलेक्टिवली ओन्ड एंड कल्टिवेटेड। तो एक पूरा ग्रुप था, एक लैंड को वो ओन करता था और उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो फार्मिंग वगैरह होती थी। तो 26,000 कम्यून जो थी वो कवर करे थे 98% ऑफ फार्म पॉपुलेशन। जो माओ थे वो एबल थे कि वो पूरे के पूरे मासेस को मोबिलाइज कर सकें और जो भी उनके पार्टी के गोल्स हैं उनको अचीव कर सकें। उनका कंसर्न था टू क्रिएट अ सोशलिस्ट मैन। अब सोशलिस्ट मैन क्या था कि हु वुड हैव 5 लव्स। सोशलिस्ट मैन के कितने लव्स होने चाहिए? 5 लव्स होने चाहिए उनके हिसाब से। पहला क्या था? लव फॉर फादरलैंड, यानी कि जो उनका कंट्री है उनको उनके लिए लव जो था, लव फॉर फादरलैंड। फिर क्या था? लव फॉर पीपल, जो लोग थे उनके लिए लव होना चाहिए, लव फॉर पीपल। फिर था लव फॉर लेबर, जो वहाँ पे उनके यहाँ लोग काम करते हैं उनके लिए लव। लव फॉर साइंस एंड लव फॉर पब्लिक प्रॉपर्टी, ये 5 लव्स थे उनके। मास ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट की गई फार्मर्स के लिए, वुमेन के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और अदर ग्रुप के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन फेडरेशन जिसमें 76 मिलियन मेंबर थे। ऑल चाइना स्टूडेंट, सॉरी इंडिया बोल दिया, ऑल चाइना स्टूडेंट फेडरेशन 3.29 मिलियन मेंबर्स थे उसके। ये जो ऑब्जेक्टिव्स थे और मेथड्स थे ये सबको अपील नहीं करते थे इन द पार्टी के अंदर, बट हाँ बहुत सारे मेजॉरिटी को अपील करते थे। 1953-54 के अंदर सम वर अर्जिंग फॉर मोर अटेंशन टू इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस। जो लियू शाओशी थे और देंग श्योपिंग थे,
इन्होंने कोशिश करी कि मॉडिफाई कर सके कम्यून सिस्टम को, क्योंकि ये इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पा रहा था। जो स्टील प्रोड्यूस हो रहा था बैकयार्ड फर्नेसेस में, वो मतलब इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा कुछ यूज़ नहीं हो पा रहा था, तो उसको उन्होंने बेटर आउट करने की कोशिश करी। अब कॉन्फ्लिक्टिंग विजन्स होते हैं 1965 से 78 के बीच में। जो कॉन्फ्लिक्ट था बिटवीन माओइस्ट, जो चाहते थे क्रिएट करना सोशलिस्ट मैन, एंड दोज हु बिलोंग द एम्फेसिस ऑन आइडियोलॉजी रादर देन एक्सपर्टाइज। कुछ लोग थे टोटल सोशलिस्ट मैन बनने के पीछे थे, कुछ था कि ठीक है ये आइडियोलॉजी अच्छा है बट आप ये देखो टोटल एक्सपर्टाइज इसमें नहीं हो सकते हो। तो दो ग्रुप्स बन गए, जिसकी वजह से उन दो ग्रुप्स में अब लड़ाइयाँ शुरू हो गई, उनकी एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए। जो रेड गार्ड्स थे, जिसके अंदर मेनली स्टूडेंट्स थी, आर्मी थी, वॉज यूज फॉर अ कैंपेन अगेंस्ट ओल्ड कल्चर। इन्होंने पुराने कल्चर के खिलाफ कैंपेन लॉन्च किया, ओल्ड कस्टम, ओल्ड हैबिट, सब कुछ ये चेंज करना चाहते थे। स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल, उनको कंट्री साइड भेजा गया कि वो मासेस से सब चीज़ें लर्न कर सकें। आइडियोलॉजी, जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी रादर देन हैविंग प्रोफेशनल नॉलेज। इस चीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए डिनंसिएशन एंड स्लोगन्स इन्होंने रिप्लेस कर दिया रीजनल डिबेट्स को। बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें थी जिसने चाइना की हिस्ट्री चेंज करके रख दी। जो कल्चरल रिवॉल्यूशन था, ये बिगिन होता है एक पीरियड ऑफ चेंज के जैसे ये शुरू होता है। इसने वीक कर दिया पार्टी को और इकोनॉमी को डिस्टर्ब कर दिया, एजुकेशनल सिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया। फ्रॉम द लेट 1960 जो टाइड था वो चेंज होने लगा, हवाएं बदलने लग गई। 1975 में जो पार्टी थी वंस अगेन लेड एम्फेसिस ऑन ग्रेटर सोशल डिसिप्लिन एंड नीड टू बिल्ड अ इंडस्ट्रियल इकोनॉमी so that China could become a power before the end of the country। यानी कि अब जो पार्टी था उसने थोड़े बहुत अपने वैल्यूज़ को चेंज किया, थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज करी। उन्होंने एम्फेसिस डाला सोशल डिसिप्लिन पे और इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक को बहुत ज़्यादा बिल्ड करने पे, ताकि जो ईयर एंड था यानी कि 2000 तक ये करीब चाह रहे थे कि पूरा का पूरा जो कंट्री है ये एक सुपर पावर बन जाए, अच्छा पावर बन जाए। अब रिफॉर्म शुरू होते हैं 1978 से। कल्चरल रिवॉल्यूशन जो था उसके बाद प्रोसेस होता है पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग का। जो देंग जियोपिंग थे, इन्होंने पार्टी को कंट्रोल मतलब कैप पार्टी कंट्रोल स्ट्रॉन्ग, जबकि इंट्रोड्यूस किया इन्होंने सोशलिस्ट मार्केट इकोनॉमी। इन 1978 के अंदर जो पार्टी थी डिक्लेयर करा उसने अपने गोल एज 4 मॉडर्नाइजेशन, 4 मॉडर्नाइजेशन की इन्होंने बात करी। यहाँ पे कौन कौन सी? साइंस डेवलप करना, इंडस्ट्री डेवलप करना, एग्रीकल्चर डेवलप करना एंड डिफेंस डेवलप करना। 4 थिंग्स, दैट इज साइंस, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड डिफेंस। डिबेट थी, वो अलाउ करी गई एज लॉन्ग एज पार्टी वॉज नॉट क्वेश्चन। तब तक आप डिबेट कर सकते हो जब तक पार्टी पे सवाल ना उठे। ऑन दिस न्यू एंड लिबरेटिंग क्लाइमेट, एज at the time May 4th movement 60 years earlier, there was exciting explosion of new ideas। ऑब्वियसली बातें, नई चीज़ें आ रही थी, नए आइडियाज आ रहे थे। 5 दिसंबर 1978 को एक वॉल पोस्टर जिसके अंदर 5th मॉडर्नाइजेशन की डिमांड होती है कि विदाउट डेमोक्रेसी अदर मॉडर्नाइजेशन को कुछ भी चीज़ नहीं मिल सकता। यानी कि 5th जो था मॉडर्नाइजेशन किसको बोला गया? डेमोक्रेसी को बोला गया। इट वेंट टू क्रिटिसाइज द सीसीपी। इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया कि इन्होंने प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी अभी तक खत्म नहीं करी, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन अभी तक खत्म नहीं करी, और इनफैक्ट आप ये देखो पार्टी के अंदर ही बहुत सारी एक्सप्लॉयटेशन के केसेस आ रहे थे। इन सब चीज़ों पे उन्होंने बात करना शुरू कर दिया। जो ये डिमांड्स थी, इन डिमांड्स को सप्रेस किया गया। ऑब्वियसली बात है, डेमोक्रेसी की आप बात करोगे, आप पार्टी का बुराई करोगे, ये चीज़ तो पहले ही उसने मना कर दिया था, तो इन सब डिमांड को सप्रेस किया गया था। But in 1989, on the 70th anniversary of May 4th movement, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स इन्होंने ग्रेट ओपननेस की बात करी और एंड की बात करी किसकी? ऑसिफाइड डॉगमास। ऑसिफाइड डॉगमास का मतलब क्या है? समथिंग विच इज़ वेरी टॉक्सिक, लाइक जो नुकसान कर रही है आपको। स्टूडेंट डेमोन्स्ट्रेटर जो थे, कहाँ पे? तियानमेन स्क्वायर में, बीजिंग में, उनको ब्रूटली रिप्रेस किया गया, स्ट्रांगली कंडेम किया गया अराउंड द वर्ल्ड। बहुत ही बुराई करी गई उनकी। पोस्ट रिफॉर्म पीरियड जो जिसके अंदर ये सब चीज़ें हो रही थी, उसमें बहुत सारी डिबेट्स हो रही थी चाइना के अंदर। अब डोमिनेंट व्यू सपोर्टेड बाय द पार्टी इज बेस्ड ऑन स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कंट्रोल। पार्टी क्या चाहती थी? सब चीज़ तो हो तो सही बट उसका पॉलिटिकल कंट्रोल बहुत स्ट्रॉन्ग हो, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन और इंटीग्रेशन हो वर्ल्ड
के मार्केट में, यानी कि यहाँ जो मेन मुद्दा था उनका कि पूरा वर्ल्ड का मार्केट इनको कैप्चर करना है। क्रिटिक्स ने क्या आर्ग्यू किया कि इंक्रीजिंग इनइक्वालिटीज बिटवीन सोशल ग्रुप्स, बहुत ज़्यादा इनक्वालिटीज बढ़ी है सोशल ग्रुप के अंदर में, रीजन्स में, मेन वुमेन क्रिएट कर रहे हैं सोशल टेंशन, और इन सब चीज़ों के बारे में भी हमको थोड़ा बहुत बात करना चाहिए। फिर ग्रोइंग रिवाइवल होता है सो कॉल्ड ट्रेडिशनल आइडियाज़ का, कॉन्फ्यूशनिज्म का, और आर्ग्यूमेंट्स दैट चाइना कैन बिल्ड अ मॉडर्न सोसाइटी फॉलोइंग इट्स ओन ट्रेडिशन रादर देन सिंपली कॉपिंग फ्रॉम द वेस्ट। बहुत बढ़िया बात क्या कही इन्होंने कि हमें अगर मॉडर्न होना है ना तो हमें वेस्ट को कॉपी करने का जरूरत नहीं है, हम अपना ट्रेडिशन रखेंगे, हम अपना ट्रेडिशन फॉलो करेंगे, हम फिर भी मॉडर्न कहलाएंगे। दैट वॉज देयर कंसर्न, दैट वॉज देयर थिंग जो उनके दिमाग में चल रहा था। अब ताइवान का क्या स्टोरी है, चियांग काई शेक जो कि सीसीपी से हारे थे, ये 1949 में ताइवान की तरफ भागते हैं और इनके पास प्रॉपर्टी लगभग 300 मिलियन यूएस डॉलर की होती है इन गोल्ड रिजर्व्स, और उसके अलावा क्रेडिट्स होते हैं प्राइसलेस आर्ट्स ट्रेजर, जो कि एंड उन्होंने स्टैब्लिश किया रिपब्लिक ऑफ चाइना। अब जो ताइवान है वो एक जापानीज कॉलोनी रही थी सिंस चाइनीज एंडेड इट आफ्टर 1894-95 वॉर विद जापान। जो कायरो डिक्लेरेशन था 1943 का और जो पोस्टडैम प्रोक्लेमेशन था, इसने रीस्टोर कर दिया सॉवरेनिटी टू चाइना, यानी कि अब ये थोड़ा बहुत चाइना का पार्ट माना जाने लगा। मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन होती है फेब 1947 में, एंड दिस इज लेड टू जीएमडी टू ब्रूटली किल अ होल जनरेशन ऑफ लीडिंग फिगर्स। अब इसकी वजह से जो जीएमडी होते हैं बहुत, आप ये देखो ताइवान बेचारे परेशान, कभी वो जापान का पार्ट, कभी वो चाइना का पार्ट, कभी उन्हें किसी का पार्ट ही नहीं बनना, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं जिसको दबाने की कोशिश की जा रही है। अब अंडर चियांग काई शेक वेंट टू एस्टेब्लिश अ repressive government forbidding free speech and political opposition including the local population from the positions of the power। अब देखिए कितनी खतरनाक चीज यहाँ पे क्या चल रही थी कि जीएमडी ने ब्रूटली किल किया होल जनरेशन को। जीएमडी जो कि किसके रूल के अंदर था, चियांग काई शेक के अंदर, इसने एस्टैब्लिश करने की कोशिश करी एक ऐसी गवर्नमेंट जिसमें फ्री स्पीच नहीं है, कोई पॉलिटिकल अपोजिशन नहीं है और लोकल पॉपुलेशन पावर में कभी आ ही नहीं सकती। हाउएवर उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स किए, इंक्रीज किया एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को, मॉडर्नाइज किया इकोनॉमी को, फिर इस तरीके से कि 1973 में जो ताइवान था ना, उसका जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी था वो सेकेंड ओनली टू द जापान इन एशिया, यानी कि जापान के बाद इसका जो जीएनपी था बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ। अब जो कंट्री था लार्जली डिपेंडेंट ऑन ट्रेड, बहुत ज़्यादा ट्रेड पे डिपेंड था, धीरे धीरे ग्रो हो रहा था, बट व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज दैट जो गैप था रिच और पुअर का वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा था। इवन मोर ड्रामेटिक हैड बीन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ताइवान इनटू डेमोक्रेसी। जब चीज़ें तब चेंज हुई जब ताइवान डेमोक्रेसी बन गया। मतलब इट बिगिन स्लोली आफ्टर डेथ ऑफ चियांग इन 1975, जब चियांग की मृत्यु होती है 1975 में। इसने मोमेंटम ग्रो किया, स्पीड ग्रो करी जब मार्शल लॉज लिफ्ट किए गए 1987 के अंदर, और अपोजिशन पार्टी जो थी वो वर लीगली परमिटेड, उनको अपोजिशन पार्टी को अपोजिशन का दर्जा मिला। फर्स्ट फ्री इलेक्शन बिगेन टू प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग लोकल ताइवानीज टू पावर। पहले फ्री इलेक्शन की वजह से जो लोकल ताइवानीज थे वो पावर में आते हैं। डिप्लोमेटिकली मोस्ट कंट्रीज हैव ओनली ट्रेड मिशंस इन चाइना, सॉरी इन ताइवान। अब डिप्लोमेटली की बात करें तो बहुत सारी कंट्रीज का ट्रेड मिशन सिर्फ ताइवान के साथ है। अब फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन एंड एम्बेसीज आर नॉट पॉसिबल एज ताइवान इज कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ चाइना। अब थोड़ा बहुत डिप्लोमेटिक रिलेशन है बट पूरा नहीं कर सकते हैं क्योंकि ताइवान खुद को इंडिपेंडेंट बोल रहा था, बट पूरा वर्ल्ड मानने को तैयार नहीं था, चाइना मानने को तैयार नहीं था, और बहुत सारे केसेस में जो ताइवान था दैट वाज डिप्लोमेटिकली अ पार्ट ऑफ चाइना। अब क्वेश्चन ऑफ रीयूनिफिकेशन जो था विद द मेन लैंड, ये एक बहुत ही कंटेंशियस इशू रहता है, बट जो क्रॉस स्ट्रेट रिलेशन थे बिटवीन चाइना एंड ताइवान वो इम्प्रूव हो रहे थे। ताइवानीज ट्रेड और इन्वेस्टमेंट जो था मेन लैंड पे वो मैसिव था, ट्रेवल ईजियर बन रहा था, तो चाइना जो था विलिंग था कि हाँ ठीक है एक सेमी ऑटोनॉमस ताइवान अगर उसका पार्ट है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। वो उसको ऐसा नहीं था कि चाइना का पूरा कंट्रोल होगा ताइवान रीजन पे, वो बस उसका पार्ट रहे, उसके लिए वो चीज़ बहुत थी।
सो इस पार्ट को हम यहीं तक रखते हैं। इसका अगला पार्ट हम कवर करेंगे अपने अगले वीडियो में। आपको कोई भी कन्फ्यूज़न या क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारी कंप्लीट प्लेलिस्ट हिस्ट्री की चैनल पे डली हुई है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, 11th क्लास का, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट हैं। उन सब्जेक्ट्स को फॉलो करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसे शेयर कर सकते हैं उन सभी लोगों के साथ जिसको इसकी ज़रूरत है। सो थैंक यू सो मच। मीट यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो।